तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच को सुनाने वाला हूं। इस स्पीच को लगभग 1.5 साल पहले मैंने सुना था, वो भी संदीप महेश्वरी सर के द्वारा इतना हाईली रिकमेंड करने के बाद। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, इस सिंगल स्पीच ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। आज भी कई दफा मैं इस स्पीच को सुनता हूँ जब भी मैं अपने आप से परेशान हो जाता हूँ या मुझे समझ में नहीं आता है कि यार मुझे क्या करना था अपनी लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूँ, तो इस स्पीच को मैं सुन लेता हूँ और मेरे सारे क्वेश्चनों के आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इस स्पीच को शेयर करूँ, क्योंकि हम सब लोगों के मन में भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम अपने लाइफ में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से पैसे कमा पाएंगे, सब कुछ बहुत सारे हमारे मन में भी क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको इस स्पीच में मिल जाएगा। वैसे तो ये स्पीच स्टीव जॉब ने इंग्लिश में दी थी, बट मैं आपको ये स्पीच यहाँ पे हिंदी अनुवाद करके सुनाने वाला हूँ। तो यहाँ शब्द तो सारे स्टीव जॉब्स के होंगे बट आवाज मेरी होगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 15 मिनट सारे काम छोड़कर आप इस स्पीच को सुन लीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस स्पीच को सुनने के बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए फिर इस स्पीच को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने पर मैं स्वयं को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ। ये तो आज पहली बार है कि मैं किसी कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह के इतने समीप तक पहुंचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूँ, बहुत अधिक नहीं, केवल 3 कहानियां। पहली कहानी है डॉट्स को कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने तक किसी तरह वहां आता जाता रहा। तो प्रश्न यह है कि आखिर मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, मैं वहां आता जाता क्यों था? वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी। वह मुझे किसी और को गोद देना चाहती थी, किंतु उनकी एक ही इच्छा थी कि जो कोई भी मुझे गोद ले वो एक कॉलेज ग्रेजुएट हो। इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था और एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा मैं अडॉप्ट किए जाने वाला था कि अचानक ही उन्होंने अपने विचार बदल दिया और निर्णय लिया कि वास्तव में तो उन्हें एक लड़की चाहिए थी। इसलिए तब जब आधी रात को मेरे होने वाले माता पिता, जो कि उस टाइम वेटिंग लिस्ट में थे, उनको कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे अडॉप्ट करेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को जब ये पता चला कि मेरी माता कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं है और मेरे पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, तो उन्होंने अंतिम अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता के मुझे कॉलेज भेजने के वचन देने के कारण वो मान गई। इस प्रकार मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई और 17 वर्ष के बाद मैं कॉलेज गया, किंतु गलती से मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी महंगे कॉलेज को चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरह से मेरी इस चीज में मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता की सारे जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करता जा रहा हूँ। इसलिए मैंने कॉलेज को ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही विचार किया कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। उस समय तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही डरावना था, लेकिन जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। जैसे ही मैंने कॉलेज को ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और मैं केवल अपने इंटरेस्ट की क्लासेस करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा तक नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक के बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। प्रत्येक रविवार को रात को 7 मील तक पैदल चल के मैं हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक बार मैं पेट भर के खाना खा सकूं। यह करना मुझे काफी अच्छा लगता था। मैंने अपने जीवन में जो भी अपनी जिज्ञासा और इंस्टीट्यूट की वजह से किया वह बाद में मेरे लिए बहुत ही अनमोल साबित हुआ। इसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ। शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पे कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था इसलिए मुझे सामान्य क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरीके से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छे टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है ये भी सीखा। ये बहुत ही खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान के द्वारा कैप्चर तक नहीं किया जा सकता था।
और ये मुझे काफी ज्यादा आकर्षक लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीजों का प्रयोग कभी अपनी लाइफ में करूंगा, लेकिन 10 साल बाद जब हम अपना पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे तो मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेस या प्रोफेशनली स्पेस्ड फॉन्ट नहीं होते, और क्योंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की थी तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब पहले था ही नहीं। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की क्लासेस नहीं कर पाता और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो ये सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी आप कर रहे हैं आगे चलकर किसी ना किसी तरह आपके फ्यूचर से वो कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी ना किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्मों पर। आपको किसी ना किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज सुनने में हिम्मत देगा, और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। तो ये थी मेरी पहली कहानी। अब मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूँ। मेरी दूसरी कहानी है लव और लॉस के विषय में। मैं सौभाग्यशाली था, मैं जिससे भी प्यार करता था वो चीज मुझे बहुत ही जल्दी मिल जाती थी। वॉज और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की, तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर 2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अभी 1 साल पहले ही हमारी बेहतरीन रचना मैकिंटॉश रिलीज की और मैं 30 साल का हो गया और मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। आप अपनी कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? जैसे जैसे एप्पल कंपनी ग्रो करने लगी, हमने एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया जिसे मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल तो सब कुछ बहुत ही ठीक तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर और विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। इस प्रकार 30 की उम्र में मुझे निकाल दिया गया और जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था वह पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और वो पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला था। मुझे वास्तव में अगले कुछ महीने तक समझ तक नहीं आया कि मैं आगे क्या करूं। मैं बहुत ही बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो भी काम करता हूं उसके लिए मैं अभी भी उत्साहित हूं। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैसे में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई थी। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी अब भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं तब यह देख नहीं पाया था, किंतु अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। इस आजादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सलर की शुरुआत की। इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सलर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस समय यह विश्व का सबसे सफल एनिमेटेड स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया और नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीकों का प्रयोग करती है। अब लॉरेंस और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर एप्पल से मुझे निकाला नहीं गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। वास्तव में आप क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने आप से प्यार करना जरूरी है उतना ही उस काम को खोजना भी जरूरी है जिससे आप सच में एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होता है और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो काम करें जिससे वास्तव में आप एक बड़ा काम समझते हैं, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो काम करें जो आपको करना पसंद है। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है जो आप करना चाहते हैं तो रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जिसे दिल से जुड़ी हर एक चीज में होती है जो आपको मिलते ही मिलेगी तो आपको पता चल जाएगी। और जैसे कि एक अच्छा रिलेशनशिप में होता है कि धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाता है, इसलिए उसे खोजते रहिए, रुकिए मत। ये थी मेरी दूसरी कहानी। अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरी तीसरी कहानी। मेरी तीसरी कहानी है मृत्यु के विषय में। जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था: यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिएं कि यह आपकी जिंदगी का अंतिम दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक छाप छोड़ दिया और तब से पिछले 33 सालों से मैंने प्रत्येक सुबह उठकर शीशे में देखा और स्वयं से एक सवाल किया कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या आज भी मैं वही करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद करना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपने जीवन में बड़े निर्णय लेने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है, क्योंकि जब मैं एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूँ तब सारी अपेक्षाएं, सारा एक्सपेक्टेशन, असफल होने का सारा डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रह जाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है।
इस बात को याद रखना कि एक दिन तो मरना ही है। किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिससे साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैंक्रियास में एक ट्यूमर है। मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं थी कि पैंक्रियास होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना असंभव है और अब मेरा जीवन केवल 3 से 6 महीने का ही बचा है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका अर्थ यह था कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो सारी बातें अगले 10 सालों में करते वो अगले कुछ महीनों में ही कर लीजिए। इसका यह अर्थ हुआ कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिताया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होती हुई मेरी आंतों में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से मेरे ट्यूमर के सेल्स को निकाला गया। उस टाइम तो मैं बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहाँ उपस्थित थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रिएटिक कैंसर है जो कि सिर्फ सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा था और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ दशकों तक नहीं पहुंचूं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। फिर भी मृत्यु वह स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई नहीं बच पाया है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ये जीवन को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय आप नए हैं, पर ज्यादा कुछ दिनों तक नहीं, आप भी कुछ दिनों में पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन यह सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचारों के शोर से अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात को सुनने का साहस रखें। वे पहले से ही जानते हैं कि वास्तव में आप क्या बनना चाहते हो, बाकी सब चीजें तो सेकेंडरी हैं। और अंत में मैं आपसे बस एक ही शब्द कहूंगा, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और अब जब आप यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी कि भूखे रहिए मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहो क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। क्योंकि अगर आप पहले से ही मानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो भूखे रहिए मूर्ख रहिए, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।